वेलकम टू डिकोडिंग 24/7 द वर्ल्ड दिस वीक। और हमेशा की तरह मेरे साथ हैं मेरे जनरल कार्की। जनरल कार्की, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू टैक्स। अच्छा लगता है हर हफ्ते मिलने में और बातें डिस्कस करने में। आज भी इंटरेस्टिंग रहेगा। एब्सोल्युटली, आज तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है हमारे पास। आज सबसे पहले तो हम बात करेंगे जो एक ऐसा व्यक्ति जो हमारे पास आ रहा है हिंदुस्तान में 4 और 5 दिसंबर को, वो है प्रेसिडेंट पुतिन, रूस के। इस विजिट के ऊपर सबकी निगाहें हैं और सब लोग सोच रहे हैं हो क्या रहा है, होगा क्या और क्या इसके मतलब निकलेंगे। यहां तक कि चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो चीन हो, चाहे वो पाकिस्तान हो। फिर हम बात करेंगे हमारे नेबरहुड में हमारा प्यारे पड़ोसी पाकिस्तान और बांग्लादेश, जिनको कभी कभी प्यार से मैं हीरा मंडी और पन्ना मंडी भी कहता हूं। और फिर हम बात करेंगे आखिर में जापान, चीन, ताइवान। और इस सब में पहले तो ये त्रिकोण था, अब आ गया अमेरिका। और अमेरिका के साथ साथ क्या हमारे ऊपर इसका कोई असर पड़ेगा, हमें किस चीजों से है ना संभाल के रहना है, इसके बारे में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं जनरल कार्की, और शुरू करते हैं सबसे पहले पुतिन से। ये पुतिन के विजिट के ऊपर बहुत ज्यादा प्रिपरेशन हुआ है और बहुत सी चीजों की अटकलें लग रही हैं, बहुत से एक्सपेक्टेशंस हैं और सबके एक्सपेक्टेशंस हैं। आपके क्या एक्सपेक्टेशंस हैं इस विजिट के साथ? जी, जैसा आपने सही कहा, ये पुतिन का जो हमारे इंडिया में आने का प्रोग्राम है, ये पूरी दुनिया बड़ी गौर से देखेगी। क्योंकि पहली बात तो इसमें पुतिन जो है बहुत ज्यादा अपने देश से अभी निकल नहीं रहे हैं। उनके खिलाफ वो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस के चक्कर में वारंट्स भी निकले हुए हैं। इसलिए उनको बाहर कम ही निकलते हैं। लेकिन हिंदुस्तान उनके चैप्टर में एक ट्रस्टवर्दी कंट्री है और यहाँ पे हम भी सिग्नेटरी नहीं है, तो वो यहाँ पे आते रहते हैं और आते रहेंगे। इस विजिट को जो अगर हम देखें, हम अपने पहलू से देखते हैं, लेकिन अगर हम लार्जर पर्सपेक्टिव में देखें तो पहली बात तो यह है कि अमेरिका का जो ब्रिक्स के खिलाफ जो स्टैंस आया है, शायद वो फ्यूचर में हमारा BRIC में कैसे आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अगले साल ब्रिक्स इंडिया कर रहा है, उस पे होगा। इंडिया का एक्सपोर्ट जो है हम चाह रहे हैं कि रशिया में हो और वहां पे इन्वेस्टमेंट हो। अभी यूरिया का एक प्लांट हम वहां पे लगाने जा रहे हैं। इसी में पुतिन अपने साथ अपनी इंडस्ट्री के बैलेंस को लेके आ रहे हैं कि क्या क्या हम जॉइंट वेंचर्स और ट्रेड कर सकते हैं। इंडिया अपनी जो मल्टीलैटरलिज्म है उसमें अपने रिस्क भी जो है वो हर स्फीयर में बांट रहा है। एक जगह पे सारे अंडे नहीं रखना चाहता, तो उसमें रशिया पे भी अभी हमारा इन्वेस्टमेंट काफी बढ़ेगा। आज का हिंदुस्तान जो है वो दूसरे देश में इन्वेस्टमेंट करने की हैसियत रखता है और शायद ये इंडस्ट्री में हम आपस में फार्मा हो चाहे कुछ हो, ये देखेंगे। और जहां तक कि हमारा डिफेंस का है, हम तो Su-57 S-400 को देख रहे हैं। मेरे ख्याल से ये एक होगा तो सही, लेकिन ये इतना बड़ा हिस्सा नहीं है जितना कि बाकी सेक्टर में हम आपस में कोलैबोरेशन करेंगे, चाहे वो स्पेस हो, चाहे वो न्यूक्लियर एनर्जी हो, चाहे वो हमारे ऑयल के फ्यूचर एक्सपोर्ट्स। जिस हालात में अगर ये वॉर खत्म हो जाती है, इंपोर्ट्स फ्रॉम रशिया या फिर कहीं और से, आर्कटिक सी रूट का हमारा उसमें क्या हिस्सेदारी होगा। और ऐसे लेके काफी चीज है जो टेक्नोलॉजी कई है, जैसे हमारे इंजन्स नहीं बन पा रहे हैं, एरो इंजन्स, उसके आगे का साफरान के अलावा एक और हमें अगर ऑप्शन मिल जाता है, तो ये पुतिन के आने का इंतजार है, जिसमें कि अभी दोनों देशों के डेलीगेशंस गए हुए हैं और एक बहुत विस्तारित रूप से हम अपनी जो डिपेंडेंसी है या जो हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट है वो डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। और रशिया शायद अभी, क्योंकि उसकी इकोनॉमी को भी एक इन्फ्यूजन चाहिए, काफी उनको इस लड़ाई में जो है खर्चा हुआ है, तो और नए अलाइनमेंट्स में है, तो मेरे ख्याल से इंडिया रशिया अपने जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसको ट्रेड और बाकी स्फीयर से भी आगे ले जाएगी। जी, एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अबे देखिए, हमारे एक्सपेक्टेशंस तो अपनी जगह पे हैं, वो तो हम सब जानते हैं। आपने बिल्कुल सही आका है। हमको चाहिए क्या रूस के साथ, हमें रिक्वायरमेंट है एनर्जी सिक्योरिटी की। एनर्जी सिक्योरिटी में हमें मिलता है तेल, गैस और न्यूक्लियर एनर्जी, क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी फ्यूचर है।
न्यूक्लियर एनर्जी में स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर के ऊपर आपको याद होगा प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा भी था, और उसके बाद इसी साल अगले कुछ ही दिनों में एक बिल पेश किया जाएगा हमारे पार्लियामेंट में, ताकि न्यूक्लियर एनर्जी के फील्ड में प्राइवेट सेक्टर भी आ सके। और इस हिस्से में रशिया के साथ रशिया ने महारत हासिल कर रखी है। दूसरा, हमको रिक्वायरमेंट है फिसाइल मटेरियल की, और हम रशिया से इंपोर्ट करते हैं। हमने अभी अभी करार किया है कनाडा से इंपोर्ट करने का, हम करार कर चुके हैं ऑस्ट्रेलिया से लाने का। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये है, लेकिन उस मात्रा में नहीं है, वो एनरिचमेंट हम नहीं कर पाते हैं। और हमें रिक्वायरमेंट है थोरियम को हम कैसे थोरियम साइकिल में हम आगे बढ़ सके, और अगर वो हो जाता है तो हम बिल्कुल फ्री हो जाएंगे, जहां तक कि न्यूक्लियर एनर्जी का सवाल बनता है। फिर आती है दूसरी बात, गैस और ऑयल। ऑयल आपने बिल्कुल सही कहा है। देखिए, अगर आप डेटा देखते हैं, ट्रंप के टैरिफ के बावजूद जहां तक ऑयल का इंपोर्ट रशिया के साथ हुआ है, उसमें कोई खास कटौती नहीं हुई है, ट्रंप चाहे कुछ भी कहते रहे। उसके साथ साथ हमने बैलेंस करने के लिए या ट्रंप को खुश करने के लिए गैस, कुकिंग गैस का इंपोर्ट हमने साइन किया है अमेरिका के साथ, ताकि बैलेंस हो जाए। वेरी गुड। हमने ट्रेड डील में भी काफी सारी रियायतें दी हैं अमेरिका को, लेकिन कुछ हिस्सों पे हमने कहा है हम नहीं मानेंगे, तो अमेरिका को इसके साथ रहना पड़ेगा। दूसरा, हमारा रिक्वायरमेंट आ जाती है सिक्योरिटी के मामले में, डिफेंस सिक्योरिटी की। और मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूं कि हमको ये स्पेसिफिक वेपन सिस्टम या स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म की बात ना करके वो चीजों के ऊपर ध्यान देना चाहिए जिससे हम आत्मनिर्भर हो सके। इंजन बिल्कुल सही आका है आपने। इसके साथ आ जाता है मेटलर्जी, स्पेशल कोटिंग्स, जिसकी वजह से आप अपने जहाज को स्टेल्थियर बना सकते हैं। ये चीजें आती है पनडुब्बी में, खास करके न्यूक्लियर पावर सबमरीन, न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन, हमारे एबिलिटी फॉर मिसाइल्स, इस सब में हमें टेक्नोलॉजी की जरूरत है और रशिया देने को तैयार है। तो मुझे नहीं लगता कोई खास बहुत बड़ा अनाउंसमेंट होगा, लेकिन इन चीजों पे डेफिनेटली अनाउंसमेंट होगा। ये बैलेंस जो हम कर रहे हैं अमेरिका और रशिया के साथ, और इसमें एक यूरोपियन यूनियन की भी भूमिका आ जाती है। आप इन तीनों का ये त्रिकोण को कैसे देखते हैं? ये अपने रशिया के रिलेशनशिप के साथ। एब्सोल्युटली। जी देखिए, ऐसा है, अभी मल्टीपोलर वर्ल्ड का जमाना आ रहा है। जो मिडिल पावर्स हैं सो कॉल्ड आज की, अब वो जो है एक काफी इन्फ्लुएंशियल ब्लॉक हो गया है, और ऑल ऑफ देम जो है वो अभी किसी एक ब्लॉक में डिपेंडेंस नहीं चाहती है। जिसकी भी थोड़ी सी हैसियत है, वो देश अभी चाहता है कि मैं मल्टीलैटरलिज्म पे रहूं, मल्टीपोलर वर्ल्ड रहे, और किसी एक के कैंप में जाके वो कोल्ड वॉर वाली मेंटालिटी दोबारा नहीं आए, और एक बैलेंस ऑफ पावर इक्वेशन ईस्ट और वेस्ट का और जो कंट्रीज हैं उन पे बना रहे। तो इसी को ये हमारी जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है जो हम बोलते हैं अपने हिंदुस्तान की, ये भी है। तो इसीलिए हमने अपने, जो मैंने बोला था, डाइवर्सिफिकेशन होगा, बोथ एक्सपोर्ट्स, इंपोर्ट्स, और जो स्ट्रेटेजिक नीड्स हमारी है, चाहे वो रॉ मिनरल्स हो, चाहे इंडस्ट्रीज हो, चाहे टेक्नोलॉजी हो, ये हम अमेरिका, यूरोप और रशिया के बीच में बैलेंस करेंगे, बोथ फॉर इंपोर्ट पर्पसेस एंड ऑल्सो टू प्रोवाइड देम, उनको भी प्रोवाइड करेंगे एक मार्केट। क्योंकि आजकल अगर मंदी की तरफ दुनिया जा रही है, सबको एक ऐसा देश चाहिए जहां की उनका सामान बिक सके और उस देश में खरीदने की ताकत हो, और वो ताकत हिंदुस्तान में। इसलिए यूरोप भी हमारी तरफ आ रहा है, और आज का यूरोप जो है वो धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म हो रहा है कि वो ट्रांस अटलांटिक सेकेंड वर्ल्ड वॉर का दूर से एक हमारा बड़ा मित्र है, जो आपको छोटे पप्पू की तरह बताता रहता है यूरोप को, ये करो वो करो। उस कड़ी से वो बाहर निकल, जंजीर से बाहर निकल के वो खुद ईयू जो चाहता है वो अपनी तरफ से, चाहे अपनी डिफेंस हो, नेटो में उसको बहुत ज्यादा बुलिंग हो रही है, लेकिन नेटो के बिना वो रह भी नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने अपनी डिफेंस स्पेंडिंग कितनी कम कर ली है। उसके साथ ही ट्रेड में वो नहीं चाहते कि हमारे को जो डिक्टेट करे अमेरिका, हम किसके साथ करें, और वो इंडिया की तरफ को आने जा रहे हैं। और क्योंकि चाइना एक कॉन्टिनेंटल लिंक है, लैंड बॉर्डर्स है रशिया और चाइना के साथ, यूरोप की इकोनॉमिक सेंस, जियो इकोनॉमिक्स ये कहता है कि उनके साथ ट्रेड बनाए रखें, रिश्ते
जैसे भी हैं अपने को सिक्योर करके रखें। लेकिन और उसमें जो है ये थर्ड वर्ल्ड मल्टीपोलैरिटी में इंडिया एक इमर्ज कर रहा है, जिसके साथ आज की तारीख में हर आदमी जो है वो ट्रेड करना चाहता है, और इसी का फायदा हिंदुस्तान को होगा और इसी का फायदा रशिया को भी होगा। यूरोप का जो टिल्ट है वो अमेरिका डिपेंडेंस से अब ईस्ट की तरफ को आएगा और मल्टीपोलैरिटी बढ़ेगी। जो लिंकेजेस है उनको एकदम नहीं तोड़ सकते हैं, जो डिपेंडेंसी एकदम नहीं तोड़ सकते, लेकिन धीरे धीरे शिफ्ट होगा, और इसीलिए आज अमेरिका अनकंफर्टेबल है। एब्सोल्युटली। देखिए, लव ने भी अपना इंडेक्स में इंडिया को एक मेजर पावर की तरह माना है। तो ये तो साफ जाहिर होता है कि अगर हम मेजर पावर हैं तो हम उभरते हुए मेजर पावर हैं। और आपने बिल्कुल सही आका है, यूरोप भी अपने आप को डी-रिस्क कर रहा है अमेरिका से, क्योंकि अमेरिका के ऊपर कोई खास विश्वास नहीं किया जा सकता। चीन का आपने सही आका है, लेकिन एक चीज में बहुत इंटरेस्टिंग है। चीन ने, देखिए, अगर एक कई साल पहले एक अपना 6 वॉर दैट इन चाइना मस्ट विन एक डॉक्यूमेंट निकाला था, उसमें सबसे आखिरी वॉर थी रशिया के साथ, ताकि वो व्लादिवोस्टॉक और वो सारे एरिया ले ले जो एक जमाने में रशिया ने उनसे छीने थे, या उनको लगता है उन्हें उनसे छीने गए थे। चीन का ये हमेशा रवैया रहा है कि पहले वो भूमिका बनाते हैं, एक कहीं से नया नक्शा वैसा बना लेते हैं कि कहते हैं ये तो हमारा हमेशा था, और फिर उसके ऊपर शुरू कर जाते हैं। जो चीन और रशिया के बीच में साझेदारी कहिए, पार्टनरशिप कहिए, दोस्ती कहिए, क्या आपको लगता है ये सिर्फ एक मौखिक है जब तक ये यूक्रेन का युद्ध है, या ये कोई लॉन्ग टर्म है और इसका इम्पैक्ट हमारे और रशिया रिलेशंस में, खास करके इस पुतिन विजिट में, कैसे पड़ सकते हैं? देखिए, एक तो मंडला थ्योरी को अगर आप देखें तो उसके हिसाब से रशिया और इंडिया जो है कॉमन बॉर्डर चाइना के साथ है, कॉमन एडवर्सरी या कॉम्पिटिटर है, तो दोनों का तो रिश्ते अच्छे होने ही चाहिए। और जहां तक बिल्कुल। चाइना का सवाल है, और द सिक्स वॉर चाइना हैज टू वॉर, ये एक पेपर था और ये 2013-14 में ये आया था। इसके बाद में काफी उसमें ताइवान भी आता है, उसमें अरुणाचल प्रदेश भी आता है जिसको वो सदर्न तिब्बत बोलते हैं। तो और सेंकाकू जापान जो आजकल प्ले आउट हो रहा है वो भी आ रहा है। तो चाइना का और रशिया का अगर आप देखें, जैसे हम कहते हैं कि पुतिन ने ट्रेड वॉर ऑयल सैंक्शन करके इंडिया को चाइना की तरफ धकेला है 25 साल की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को दरकिनार करके, वैसे ही रशिया को भी जिस हिसाब से उसने स्विफ्ट से निकाला और सैंक्शंस डाले हैं, रशिया के पास कोई और ऑप्शन नहीं था बल्कि चाइना से वो और नजदीकियां बढ़ाए, और उसकी डिपेंडेंस उससे ज्यादा बढ़ गई है। लेकिन अगर आप वैसे देखें तो रशिया और चाइना के बीच में एक कंफर्टेबल रिलेशनशिप नहीं है। ये सिर्फ एक मौका है, वारदात ऐसी है जिसमें वो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, वो एक दूसरे के बरखिलाफ अभी नहीं जाएंगे क्योंकि दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। लेकिन अगर चाइना सोचे कि वो एक सुपर पावर हो गया है और रशिया एक सेकेंडरी पावर है, तो वो ये गलती कर रहा है कि रशिया एक ट्रेडिशनल पावर रह चुका है, और अभी भी चाहे वो इकोनॉमिकली इस समय थोड़ा डाउन है, उसकी जो कंट्री की डेप्थ है वो हर चीज में सेल्फ सफिशिएंट है, हर चीज में उसको किसी की जरूरत नहीं है। और अगर चाइना सोचता है कि वो डिक्टेट कर सके, अमेरिका ने जो सोचा था वो डिक्टेट कर सके, वो नहीं चलता है। एक जैसा अफगानिस्तान एक तगड़ी पावर है जो पूरी दुनिया के बिना भी काम करती है, वैसे एक रशिया है जिसके खिलाफ आप कुछ भी कर लो वो नंबर 2 अपने को मानने को तैयार नहीं है। उनकी सेल्फ प्राइड अपनी जो है और संप्रभुता की जो उनकी आग है वो बहुत तेज है। वो चाइना को डोमिनेट नहीं करने देंगे, और इंडिया और रशिया का इसीलिए एक कॉन्फ्रेंस होता है, दोनों एक दूसरे को ट्रस्ट करते हैं। जैसे अमेरिका को कोई ट्रस्ट नहीं करता, वैसे चाइना पे किसी का ट्रस्ट नहीं है। जैसे आपने बोला छठी वॉर, तो उसने सोचा ये लड़ेगा रशिया के साथ, तो रशिया ने भी इसको दिमाग में रखा हुआ है। तो ये रिलेशनशिप जो है अभी एक सिचुएशनल अपॉर्चुनिटी है, हालात की मार है जिससे कि वो इतने नजदीक आए हैं। जैसे ही अगर कुछ होता है, देखिए कोरिया, नॉर्थ कोरिया, चाइना सोचता था मेरा है, इस लड़ाई में भी होते हुए रशिया ने नॉर्थ कोरिया को पूरा अपनी तरफ कर लिया है, और उसका इन्फ्लुएंस एब्सोल्युटली। नॉर्थ कोरिया पे जा। तो ये अगर आप देखा जाए तो अभी रशिया और चाइना का एक एडजस्टमेंट फेज है,
जैसे ये लड़ाई खत्म होती है, सैंक्शंस खत्म होते हैं, रशिया फिर से चाइना से थोड़ा सा दूर जाएगा और एक दूरी से ही उसके साथ व्यवहार करेगा, जैसे कि इंडिया करता है चाइना के साथ। कोई दोस्त नहीं है, उस पर कोई विश्वास नहीं। बिल्कुल सही। और देखिए, इस विजिट के साथ हमारे जो रिश्ते हैं अमेरिका के, वहां पे भी कुछ रिस्क है जो हमें दिखाई देते हैं। एक रिस्क है काटसा के नाम पे सैंक्शंस लगाने का। हमारे देखिए इतने सारे हवाई जहाज, खास करके जो मीडियम एंड हेवी लिफ्ट ट्रांसपोर्ट है, वो तो अमेरिका से आए हैं। C-130J, हरक्यूलिस, वो सब तो वहीं से आए। हमने P-8I ओरायन उनसे वो ले रखे हैं। हमने MH-80 रोमियो हेलीकॉप्टर्स वहां से हैं। उन्हीं के ऊपर एक करार भी अभी अभी साइन किया है, 800 और 8,000 करोड़ के आसपास का। हम और P-8I खरीदने वाले हैं अमेरिका से। तो ये सारी चीजें हैं, एक तरह से हम बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम रशिया और यूएस के रिलेशंस बैलेंस कर सके। लेकिन ये सैंक्शंस का जो है, एक तलवार हमारे सर पे हमेशा लटकी रहती है। आपको क्या लगता है, हमें ये सैंक्शंस के ऊपर किस तरह से हम इनके ऊपर डी रिस्क कर सकते हैं, जहां तक सैंक्शंस का सवाल है? देखिए, सैंक्शंस को अगर डी-रिस्क करना है तो वो तो डिप्लोमेसी करेगी, क्योंकि जहां तक हमारी सिक्योरिटी नीड्स हैं और डाइवर्सिफिकेशन का हमारा जो एक पॉलिसी है, और राइटली सो, उसमें हमें सिर्फ अमेरिका या सिर्फ यूरोप से ही हथियार नहीं लेने हैं। हमने अपनी जो आर्मामेंट्स है, सबसे पहले तो सेल्फ रिलायंट होना चाहिए। नहीं है तो ऐसी 3 जगहों से या 4 जगहों से हमारी सप्लाई सोर्स होनी चाहिए। देखिए, अगर ट्रांसपोर्ट फ्लीट में आप बोले तो अभी ब्राजील से भी हम शुरू हो गए लेना। तो करेक्ट। और रशिया की जो IL सीरीज है वो तो है ही है हमारे पास। तो अगर अमेरिका ने भी कैक्सा या कुछ लगाने की अगर सोचता है, तो उसने अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है या जो उसके जियोपॉलिटिकल एम्बिशंस है इंडो पैसिफिक में, वो देखना है कि भैया इंडिया यहाँ पे एक पिवट है, और जो उसकी आइज इन द स्काई बोलो, आइज इन द सी बोलो, वो काम हम उसको कर रहे हैं फॉर अ चाइना कंटिजेंसी। और चाइना कंटिजेंसी जैसा हम ताइवान में दे रहे हैं, पर बहुत दूर नहीं है। उस समय इंडिया न्यूट्रल होते हुए भी बोलते हैं वो बहुत कुछ हेल्प कर सकता है ये वेस्टर्न पावर्स की, जैसे कि चाइना ने अभी पाकिस्तान को किया था। ये जो काइनेटिक स्फीयर में नहीं भी जाके आप लॉजिस्टिक्स, इंटेलिजेंस, सैटेलाइट इमेजरी, कम्युनिकेशंस, कितनी चीजें जिसमें कि आप फैसिलिटेट कर सकते हैं ऑपरेशंस को, तो वो एक इंडिया के अलावा किसी की हैसियत नहीं है जो अमेरिका को यहाँ पे दे। तो इसलिए अमेरिका जो अपना कैट्सा है चाहे कुछ है, उसको वो थोड़ा सोच समझ के करेगा, क्योंकि इंडिया अगर कोई चीज अपनी लेजिटिमेट नीड्स के लिए ले रहा है और इंडिया ने बोल दिया पॉलिसी में हम डाइवर्सिफाई करेंगे, तो चाहे कुछ भी हो। और अभी अगर आप ट्रम्प की पॉलिसीज देखें तो वो अगेंस्ट पुतिन नहीं है जाते, चाहे अभी इस वॉर में उसने करा हो। जब ये यूक्रेन वॉर खत्म होगी तो ये सारी की सारी जो स्ट्रिंजेंट सैंक्शंस वाली थ्रेट है ये भी चली जाएंगी, और इंडिया को एक पावरफुल, रिलायबल और स्टेबल कंट्री रखने में सबका इंटरेस्ट है। सैंक्शंस देके कुछ नहीं होगा। एब्सोल्युटली करेक्ट। सो नेट नेट हम ये मान सकते हैं कि इस विजिट के साथ हमें जो अपेक्षाएं हैं, उसमें हम लोगों को बहुत बढ़िया कदम कदम मिलेंगे आगे बढ़ने के, चाहे भले ही स्पेसिफिक डील के नाम पे साइन ना भी हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी के रूप में हो, एरो इंजिन्स, ड्रोन, काउंटर ड्रोन, सबमरीन प्रोपल्शन, चाहे वो है ना S-400, S-500 उनका मिसाइल ट्रांसफर और टेक्नोलॉजी के नाम पे आए, चाहे वो लेबर मोबिलिटी हो, क्योंकि रशिया करीब करीब 1 लाख हिंदुस्तानियों को अपने देश में बुलाना चाहता है काम करने के लिए। आर्कटिक ओशन में एक्सेसिबिलिटी के बारे में बात हो रही है, और ऑफ कोर्स जो न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर बातें काफी जोर से पहुंचेंगी। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। बांग्लादेश और पाकिस्तान, हीरा मंडी, पन्ना मंडी, यहां क्या हो रहा है? एक शुरू करते हैं पाकिस्तान से। पाकिस्तान में बड़ी अटकलें लग रही हैं कि इमरान खान जिंदा हैं कि मर गए। फिर से वहां एक बार आपको याद होगा जब इमरान खान को जेल में डाला था, तब भी बवाल हुआ था, यहां तक कि कोर कमांडर के घर में भी लोग पहुंच गए थे और तोड़फोड़ की थी।
अब क्या होने की संभावना है। वहां पे इमरान खान की बहन ने सुप्रीम वहां पे हाई कोर्ट में अर्जी डाली है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के नाम पे। सरकार कुछ बोल नहीं रही है कि इमरान खान जिंदा है या मरे हैं, एक छोटा सा स्टेटमेंट दे दिया, सब ठीक है। दूसरी तरफ आपको दिखाई दे रहा है बिल्कुल साफ साफ कि अफगानिस्तान के साथ तो लड़ाई उनकी चली रही है, वो तो वहां पे कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं है। और तीसरी बात है कि 27वां अमेंडमेंट जो मुनीर को जिंदगी भर के लिए फील्ड मार्शल और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाता है, उसको साइन करने से पहले शहबाज शरीफ पाकिस्तान में नहीं है। पहले चले गए थे ब्रसल्स, अब पहुंचे हुए हैं इंग्लैंड। आज 30 नवंबर है। टेक्निकली मुनीर को आज रिटायर करना है अगर वो फील्ड मार्शल नहीं बन जाते, प्रमोट हो, ठीक है। ये आपको क्या दिखाई देता है, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस फिर से दिखाई दे रही है? और इसके साथ साथ सोने पे सुहागा राजनाथ सिंह जी का डिक्लेरेशन कि सिंध आज हमारा हिस्सा ना भी हो लेकिन कल्चरली तो हमारा है ही। क्या देखते हैं पाकिस्तान में क्या हो रहा है? देखिए, पहली बात, जो ये शहबाज शरीफ नहीं है और इनका आज आखिरी दिन है। डी फैक्टो आसिम मुनीर के पास सारे पत्ते हैं और उनका अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर शरीफ है। अगर वो नहीं आता है तो वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने में इनको टाइम नहीं लगता, वो कुछ रिट्रोस्पेक्टिव करके अमेंडमेंट करके वो तो एक कागजी कार्रवाई हो जाएगी। बात आई इमरान खान की, तो इमरान खान का जेल में होना ही जब था तो पीटीआई ने काफी दंगे फसाद किए थे उनकी पार्टी ने। अगर उनकी डेथ अनाउंस हो जाती है तो दोबारा दंगे होना निश्चित है, चाहे आर्मी कुछ भी बोले। जो उनके सपोर्ट बेस है बहुत बहुत स्ट्रांग है और वो पॉपुलर इलेक्टेड लीडर है। लेकिन अभी जो अगर आप देखें, पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट से बोलते हैं आर्मी, इसको सिंदूर के बाद जो था अमेरिका का जो शह मिली है, और उन्होंने शायद सिंदूर की मार के बाद उनको लगा कि हम चाइना के भरोसे ज्यादा नहीं रह सकते, हमें फ्यूचर को अगर देखना है तो अमेरिका में जाना है। और वहां जाके उन्होंने पूरा अपना समर्पण कर दिया था, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो चाहे अब सीडीएफ है, फील्ड मार्शल है। तो इस ऐसे में उनको एक इंडिया के खिलाफ ट्रम्प भी बड़ा खुश है, या उसको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है कि इंडिया के खिलाफ हम पाकिस्तान को खड़ा कर देंगे। पाकिस्तान कहते हैं यूएसए ने हमेशा एक स्टेपनी टायर की तरह यूज किया है कि जब उनका काम चलाना हो तो उसको वो फिट कर लेते हैं पहिए में, और जब उनको लगता है कि ऐसा कोई काम नहीं उसको पीछे फेंक के स्टेपनी कर देते हैं। इस समय जो है पाकिस्तान को वो इस्तेमाल कर रहे हैं इंडिया को डाउन करने के लिए। बांग्लादेश को यूज कर रहा है सीआईए इंडिया को डाउन करने के लिए, क्योंकि इंडिया की जो इमरजेंस है, जो राइज है, उसको कंट्रोल करना वो सोचते हैं कि वो उनकी हक है, क्योंकि उनकी हेजेमनी खत्म हो जाएगी। तो इसी में अभी मुनीर जो है वो तो सब मोस्ट फेवरेट फील्ड मार्शल है, तो वो जो मर्जी हो वो कर सकते हैं। और ऐसे में डर ये है कि इमरान खान को कहीं वो पूरी तरह से एडजस्ट ना कर दे, और जो देश में अगर कुछ होगा उसको देख ले। ये उनकी एक हो सकती है चाल, लेकिन ये बैकफायर बहुत करेगी। कई बार क्या होता है, किंग विद नो क्लोथ्स, राजा को इतना अंदर से और बाहर से फुला देते हैं कि वो सोचता है कि हर कंटिजेंसी को, हर चीज को जो मैं बोलूंगा वो ठीक है और मैं संभाल लूंगा। तो ये रही आपकी इमरान खान की। फिलहाल अफगानिस्तान के साथ और इंडिया के साथ अभी सारे बॉर्डर्स तो उनके सील हो चुके हैं। उन्होंने अफगानिस्तान का बॉर्डर ब्लॉक कर दिया है, इंडिया का बॉर्डर ब्लॉक कर दिया है। अरे अगर ट्रेड आपके आसपास से नहीं जाएगा तो आपका खुद का तो कितना बड़ा नुकसान है। और रीजनल अगर आपको रिलेवेंस रखनी है तो रीजनल कनेक्टिविटी, रीजनल इंटरऑपरेबिलिटी, तो रीजन में आपको आना जाना खाना पीना करो तभी तो आप वहां पर होगे। हर एक को, ईरान को वो कुछ कर नहीं सकते, सैंक्शन है, आधे टाइम उनकी बॉम्बिंग चलती है। अफगानिस्तान से पंगे ले लिए हिंदुस्तान, उनके काबू में नहीं आ रहा है। तो ऐसे में एक अमेरिका के भरोसे वो कब तक रहेगा, ये इसको सोचना है। और अफगानिस्तान इंडिया का जो एयर कॉरिडोर शुरू हो गया ट्रेड के लिए, ये एक बहुत भारी धक्का है। और अभी मैं उनके जो प्रीवियस एनएसए थे, उनके उनकी एक मैं पॉडकास्ट भी सुन रहा था। उनका विचार भी यही था कि आपने सब जगह से अगर दुश्मनी ले ली है
तो आप अपने को कैसे पनपाएंगे? आप कब तक भीख मांगते रहेंगे? और इसका भी एक लिमिट होता है। सेंट्रल एशियन कंट्रीज अभी पाकिस्तान के थ्रू कुछ नहीं कर पा रही है, वो दूसरा रूट ढूंढ लेंगे। अफगानिस्तान को आप ब्लॉक करोगे, वो दूसरा रूट ढूंढ, पूरी दुनिया आपके अगल बगल से निकल जाएगी, आप अकेले रह जाएंगे। ये उन्होंने बोला था कि अगर, और तो ये यहाँ तक भी गए थे कि अगर पाकिस्तान को आगे कुछ देखना है अपना फ्यूचर जिसमें वो भीख ही ना मांगता रहे, तो इंडिया से रिलेशन, अपने रिश्ते अच्छे करना उसके लिए इम्पेरेटिव है, और बाकी रीजन में भी करना, क्योंकि बिना रीजन में आपकी जब तक पनप नहीं होगी, आप दुनिया की तरफ को नहीं देख पाएंगे। तो ऐसे में देखते हुए अभी पाकिस्तान जो है वो एक अनकंट्रोलेबल स्लाइड पे जा रहा है, क्योंकि उसकी जो एस्टेब्लिशमेंट है, मुनीर मगर ने अपने सारे घर, फैमिली, इन्वेस्टमेंट फॉरेन में करी दिए हैं। उनको पाकिस्तान को नहीं जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि वो यहाँ रहेंगे ही नहीं। लेकिन पाकिस्तान का क्या होगा, ये बहुत बड़ी बात है। एक टूटने की कगार जो बोलते थे उसकी तरफ और जा रहा है। और इंडिया ने जो है सारे प्रांतों में तो पहले ही आग लगी हुई थी, बलूचिस्तान, पीओके, खैबर पख्तूनख्वा, पीओजे के, बिल्कुल। सब हो गया है। बचा था एक सिंध। तो अगर वो अपनी फौज और कंसंट्रेशन बाकी जगह की तरफ को, वेस्ट और नॉर्थ को दे रहा था, तो इंडिया ने एक सिंध में भी जो आग एक छोला जो है, मौखिक तौर पे उनका दिमाग का कि आप ज्यादा उधर को मत देखो, इधर ईस्ट की तरफ भी देख लो। तो एक चेस का गेम चल रहा है। इंटरनेशनली पाकिस्तान सोच रहा है मैंने अपने मोहरे अच्छे खेले हैं, चाइना को भी मना दिया है, यूरोप को भी और अमेरिका को भी। लेकिन इंटरनली जो उसका हो रहा है, वो हार्ड सोल्यूशन ढूंढ रहा है। हार्ड सोल्यूशन, मिलिट्री सोल्यूशन से जनता कभी जो है आपके काबू में नहीं आएगी। उनको पॉलिटिकल सोल्यूशंस ढूंढने हैं, जिसके लिए उनको इन्वेस्टमेंट चाहिए। बाहर की दुनिया से कोई आ नहीं रहा है, बेरोजगारी, भुखमरी है, बढ़ती जा रही है। हिंदुस्तान ने उसका पानी भी रोक लिया है। आप टेरर फैक्ट्री, अभी सब उनको ओपनली टेरर फैक्ट्री का नाम दे रहे हैं। तो ये ऐसी हालत में ये देश का जो है अगला दिन क्या होगा, वो किसी को नहीं पता है। कोई अच्छे दिन उनके लिए नहीं आ रहे हैं। और जब तक वो अपना रवैया नहीं चेंज करेंगे, तब तक पाकिस्तान टूटने के कगार पे खड़ा रहेगा। स्टेबल पाकिस्तान सबको चाहिए, लेकिन एक स्टेबल टेररिस्ट स्टेट भी किसी को नहीं चाहिए। बिल्कुल। और आपने कहा पाकिस्तान स्लाइड कर रहा है, टूटने की कगार में है। तो अगर हीरा मंडी गिर रही है तो पन्ना मंडी का क्या होगा? बांग्लादेश वो भी तो गिर रहा है, वो भी टूटने के ही कगार में है, क्योंकि एक तरफ जमायती हैं, एक तरफ बांग्लादेशी वो हैं जो को आप कह सकते हैं साइलेंट मेजोरिटी। आई डोंट नो कि साइलेंट मेजोरिटी है भी कि नहीं है, लेकिन कुछ साइलेंट लोग हैं जिनको लगता है कि बांग्लादेश बहुत बुरी तरह आगे बढ़ गया है ऐसे रास्ते में जिसमें सिर्फ तबाही है। उधर अवामी लीग को भी एक नई तरीके से जान मिल गई कि शेख हसीना को आपने डेथ सेंटेंस दे दी है। और सुनने को आया है कि अभी हाल ही में सीआईए और हिंदुस्तान के रॉ और बांग्लादेश एंड पाकिस्तान के जो सीक्रेट टॉप लीडरशिप थी, उनके बीच में कोई मुलाकात हुई है सऊदी अरब, इसमें कतर में। और उन्होंने कहा है कि साहब अब जरा आप टोन डाउन करिए, नहीं तो समस्याएं बढ़ेंगी। ये बांग्लादेश और पाकिस्तान को बिल्कुल स्ट्रिक्ट वार्निंग मिली है सीआईए की तरफ से। जैश ए मोहम्मद तो ऑफकोर्स अपने ट्रेनिंग कैंप्स खोल ही रखे हैं उसने जमायत के साथ। और इस सब में एक ट्विस्ट आ गया, वो बहुत अच्छा सा ट्विस्ट है। जहां तक हमारे सवाल है वो है मुस्लिम ब्रदरहुड के ऊपर बैन। इससे क्लियरली जो फोकस होता था फंडिंग के ऊपर और जैश के ऊपर, जमायत के ऊपर, इन सबको फंडिंग जो आती थी वो मुस्लिम ब्रदरहुड की तरफ से आती थी, वो चीजों के ऊपर अब जरा सा अंकुश लगेगा। आप इस हिस्से को कैसे देखते हैं संक्षिप्त में, फिर हम चलते हैं आगे अगले टॉपिक पे। देखिए, बांग्लादेश में जब तक हसीना थी तो उन्होंने ये जमायत वगैरह पे काफी अंकुश लगा रखा था। ऐसा नहीं था कि एंटी इंडिया फीलिंग्स तब नहीं थी, या फिर ये जमायत के लोग वहां पे वायलेंस नहीं कर रहे थे, करते थे, लेकिन कंट्रोल था। अभी ये बिल्कुल अनकंट्रोल हो गए हैं, गवर्नमेंट को भी ये कंट्रोल करने लग गए हैं। यूनुस जो है इनके पूछे बिना कुछ कर नहीं सकता है। तो ऐसी हालत में ये जो नए
एक इसमें एक और एंगल अगर आप देखें, उस देश ने अलाउ कर दिया है फॉरेन पावर्स को अपने वहां खेल खेलने का। पहले से ही चाइनीज और अमेरिका के बीच में कंपटीशन था, पर वो कंपटीशन हसीना ने रखा था डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए। अभी वो डायरेक्टली अगर यूनिस चीन में जाके बोलता है कि आप यहाँ से आइए, वी कंट्रोल द इंडियन ओशन और हमारे थ्रू आप ट्रेड करिए, ये है, विल गिव यू अ कॉरिडोर, तो उसने जो है अपने को इंटरनेशनल स्फीयर में पाकिस्तान की तरह एक, जो आप मंडी बता रहे हैं, वैसा वाला काम कर दिया है। और ये कभी किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं होता जहां कंपीटिंग पावर्स इन्फ्लुएंस करती हैं रूलिंग एलीट को। और जहां तक इंडिया का सवाल है, बाहर की ताकत का, मेरे ख्याल से एजेंसीज के बीच में भी वहां पे कंपटीशन था काफी। वहां पे इंटेलिजेंस ऑपरेटिव अलग अलग देशों के संदिग्ध स्थिति में डेड पाए गए हैं। तो ये एक जो गेम चल रहा था, ये बहुत डर्टी हो रहा था, और इसको अभी कंट्रोल अगर किया है तो किसी ने रियलाइज किया है कि एक स्टेबिलिटी अगर कंट्री में आएगी, जैसे चाहे वो इकोनॉमिकली डाउन है, तो ये इन्फ्लुएंस जो एक्सटर्नल है इसको थोड़ा कम करना पड़ेगा। और जहां तक कि ये जमैत का है और फाइनेंसिंग है, इसको भी कंट्रोल करेंगे, तभी इस देश में कुछ हो पाएगा। और इंडिया के लिए तो खैर ये एक इनएविटेबल है कि अभी जैसा वेस्ट पाकिस्तान था वैसा ये ईस्ट पाकिस्तान दोबारा बनेगा। हमें इसके इंटरनली कुछ भी हो जाए, हमें अपने गार्ड को डाउन नहीं करना है, हमें सतर्क रहना है। और फ्यूचर में अगर ये कुछ करता है, उसको वॉर गेमिंग करके हमें अपने को तैयार रखना है। बिल्कुल, और सतर्क हमें अगर रहना है तो हमें सतर्क रहना है चीन के साथ भी। वो हमारा तीसरा बड़ा पड़ोसी। चीन सडनली आप देखिए बहुत ही आक्रामक हो गया है। सबसे पहले आक्रामक हुआ था जापान के साथ, जब उन्होंने तकाइची ने एक स्टेटमेंट दिया था कि अगर चीन ताइवान के ऊपर हमला करता है, और ताइवान के जो आइलैंड है हमारे साउथ मोस्ट आइलैंड से मुश्किल से 100 किलोमीटर दूर है, तो हमें भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ये पहली बार बिल्कुल क्लियरली स्पेल आउट किया है कि जापान एक मिलिट्री ऑप्शन देख सकता है। इसके बाद चीन के तो भाई ऐसा लग रहा है कि उनके ना रॉकेट लग गया हो। और पहले उन्होंने बोला ये क्या कर दिया आपने, ऐसे बिल्कुल अपने शब्द वापस लीजिए। फिर टूरिज्म पे अटैक किया कि चीनी टूरिस्ट नहीं आएंगे। और फिर एक तो उनके एम्बेसडर कहते हैं इस औरत का गला काट दो। वहां से आ जाती है ट्रंप के, चीन ले जाती है कंप्लेंट अपने यूनाइटेड नेशंस में, और फिर ट्रंप के पास भी पहुंच जाते हैं। शी जिनपिंग ने सडनली आउट ऑफ द ब्लू ट्रंप से फोन पे बात की थी। और उसमें मुझे तो ये, हालांकि ट्रंप ने नहीं कहा कि ताइवान और जापान के ऊपर बात हुई है, मुझे तो 100% श्योर हूं कि वो इसके ऊपर तो मुद्दे की बात हुई है। और तुरंत बाद ट्रंप ने टकाइची से बात की। वहां देखिए अगर ये सब अगर चल रहा था, तो अरुणाचल के जो हमारे एक यात्री थे, उनको चीन में 18 घंटे के लिए ना रोक लिया गया। और चीन कहता नहीं हमने तो कुछ नहीं किया। क्या देख रहे हैं आप इसको? क्या चीन को लगता है कि इस वक्त यूएस वीकेस्ट है तो इसलिए हम कुछ कर सकते हैं, या चीन को लगता है इंटरनली हम बहुत वीक है? क्योंकि देखिए अभी अभी जो उनका 3rd एयरक्राफ्ट कैरियर की कमिश्निंग सेरेमनी हुई थी, उनमें उसका जो चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है, जो उनका थिएटर कमांडर है साउथ चाइना सी का, और पॉलिटिकल कमिश्नर, ये तीनों मिसिंग थे, तीनों नहीं थे। सुनने को आता है तीनों गायब हैं। तो क्या चीन के अंदर इंटरनल पावर स्ट्रगल चल रही है, ताकि इसीलिए वो एक्सटर्नल कुछ करेगा ताकि ध्यान भटका दिया जाए? क्या लगता है आपको? जी, चीन में पर्च तो हमेशा होते ही रहते हैं, और करप्शन उनके फोर्सेस में काफी पहले भी आया था, स्ट्रेटेजिक फोर्सेस उनके रॉकेट फोर्स में भी आया था। तो और तीसरा ये भी पता है कि उनकी इकोनॉमी भी ठीक नहीं कर रही है, और इंटरनली हू जिनताओ का हाथ वापस आ रहा है, और जीपिंग की जो अपने उसके ट्रस्टेड लोग थे उनको हटाया जा रहा है। तो एक पावर स्ट्रगल अंदर वो चल रहा है। बी दैट एज में अभी जो फिलहाल तकाइची ने जो प्राइम मिनिस्टर हैं जापान की, वो एक उनका स्टेटमेंट निकल गया था, बाद में उन्होंने बोला कि आगे मैं थोड़ा सा सोच समझ के बोलूंगी, लेकिन उन्होंने उसको वापस नहीं लिया है। तकाइची जो है वो शिंजो एबे की प्रोटेजी है। शिंजो
ये याद रखना पड़ेगा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जापान को जब अमेरिका ने हराया था तो उनको उनकी डिफेंस फोर्सेस को खत्म कर दिया था। उनके पास सिर्फ सेल्फ डिफेंस फोर्स थी। उनको बोला तुम्हारी ऑफेंसिव कैपेबिलिटी कुछ नहीं होगी, और उनके दिमाग में इतना गिल्ट या उतनी वो डाल दी दहशत कि आप तो भैया अटैक कर ही नहीं सकते हो किसी को, आप हथियार डाल दो, आप ये हो जाओ, आप पैसिफिस्ट हो जाओ। काफी सालों तक वो ऐसे ही रहे। दूसरा, जापान अपने टाइम पे भी एक इंपीरियल पावर था। साउथ कोरिया, फॉर्मोसा यानी कि आज का ताइवान और चाइना, सबके ऊपर वो उसने राज किया हुआ है सेकेंड वर्ल्ड वॉर करेक्ट। के थोड़े पहले तक ही। तो वहां पे इनफैक्ट जापानीज पढ़ाई जाती थी फॉर्मोसा में। वहां पे लोग पढ़ने जापान आते थे, वो अलग बात है। लेकिन जहां तक चीन का सवाल है, जो चांगकाई शेख को माओ ने जब हराया था तो जो नेशनलिस्ट पार्टी थी रिपब्लिक ऑफ चाइना, वो लोग आके ताइवान में बस गए थे। और तब से जो कम्युनिस्ट चाइना है वो कहता है ये चाइना हमारा ही है और हम आपके ऊपर कब्जा करेंगे। अभी ताइवान चाइना जब बढ़ता है पैसिफिक ओशन की तरफ को, तो एक 9 डैश लाइन है और एक बोलते हैं फर्स्ट आइलैंड चेन। तो फर्स्ट आइलैंड चेन में ताइवान भी आता है। और इसका करेक्ट। सिग्निफिकेंस ये है कि एक बार ताइवान अगर चाइना के पास चला जाता है तो वो पैसिफिक में वो उसको कोई रोक नहीं सकता। आगे कोई आइलैंड चेन वगैरह ऐसी है नहीं जो उसको इंटरडिक्ट कर सके। और उसमें जो है जापान को भी खतरा होता है कि वो भी एनसर्कल हो जाता है। तो ताइवान की अगर लॉस होता है, उसमें ना ही अमेरिका के तो है ही है, पैसिफिक में कॉन्टेस्ट हो जाएगा, लेकिन जापान को सबसे बड़ा खतरा होता है। और जापान और चाइना की बिल्कुल उनकी हमेशा सिर्फ कॉर्डियलिटी हेलो बोलते हैं, लेकिन वो एक दूसरे की पीठ में छुरा मारने को आज भी राजी है। और जो मैंने देखा, मैं जापान में 1 साल रहा हूँ डिफेंस रिलेटेड, उसमें चाइनीज जो उनके डिफेंस पर्सनल है, उनका बोलने का तरीका और उनका जो एटीट्यूड है जापान की तरफ को, वो एक डोमिनियरिंग और बुलिंग वाला था। और तब मैं की बात कर रहा हूँ जब जापान पैसिफिस्ट था। आज जापान ने 2015 के बाद अपने को एक ऑफेंसिव कंट्री की तरह बनाया है, उसकी फोर्सेस को, और वो भी अपने को प्रोजेक्ट करना चाह रही है। और इसमें वो अगर कुछ भी हो जाए, जैसे कि जर्मनी था तब जापान ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी इनिशिएट की थी, वो डरते नहीं है, पीछे हटते नहीं है बूट्स ऑन ग्राउंड के लिए। तो ये एक सिचुएशन ऐसी आ रखी है जिसमें चाइना शायद ताइवान को करने का ये मौका देख रहा है अपनी इंटरनल डाइवर्जन के लिए। लेकिन अगर यूक्रेन और रशिया को देखेगा, 4 साल हो गए होने वाले हैं, रशिया अभी तक वहां से अपने को हटा नहीं पाया है और रेजिस्टेंस यूक्रेन का ही है। अमेरिका ने बोला है कि जापान इज द बो एंड आई एम द एरो एंड आई एम द शील्ड। मतलब जो भी यहाँ पे एक्टिविटी होगी, अमेरिका की फ्लीट वहां पे पूरी है, उनके एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप वहां पे रहता है जापान में। तो जो एक्टिविटीज और एक्शन होंगे वो जापान से शुरू होंगे। जापान की बहुत अच्छी सर्वेलेंस और सबमरीन फ्लीट है, जो कि अगर चाइना अपनी फ्लीट्स को डालता है ताइवान के अटैक के लिए, तो वो उसको इंटरडिक्ट कर सकती है जो अपनी सबमरीन्स हैं। काफी वो हैसियत रखता है जापान इस ऑफेंसिव को ब्लंट करने की, इन कंसर्ट विद अमेरिका एंड ताइवान। तो ये एक ऐसा स्टेप है जिसको कि हो या ना हो, लेकिन जापान आज का वो पैसिफिस्ट जापान नहीं है। अब वो अभी इंटरवीन करेगा जहां उसको लगे कि उसकी जियो स्ट्रेटेजिक या जियो इकोनॉमिक सिचुएशन पे फर्क पड़ता है। राइट, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो देवी और सज्जनों, हमने बात की 3 अहम मुद्दों के ऊपर। शुरू किया हमने अपने आप के साथ प्रेसिडेंट पुतिन की हमारी विजिट, और पुतिन की विजिट से हम क्या अपेक्षा कर सकते हैं। और जैसा जनरल कार्की और मैंने कहा भी कि हमें लगता है कि कोई मेजर डील ना भी साइन हो, लेकिन इंपॉर्टेंट चीजें होंगी, चाहे वो लेबर मोबिलिटी हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो डिफेंस कोऑपरेशन हो, चाहे वो ट्रेड हो, क्योंकि ट्रेड $100 बिलियन को पार करने का विजन रखते हैं प्रेसिडेंट पुतिन और प्राइम मिनिस्टर मोदी। हमने बात की पाकिस्तान और वहां क्या की अंदरूनी हालात, बांग्लादेश के अंदरूनी हालात, मुस्लिम ब्रदरहुड के ऊपर जो अंकुश लगाया गया है उसका इम्पैक्ट। फिर हम बात हमने तीसरे हमारे जो नेबर हैं उनके ऊपर बात की, चीन, और चीन अभी उलझा हुआ है। जैसे आपको याद होगा जनरल कार्की ने बात की थी
कि छठा युद्ध उसका होना था रशिया के साथ, लेकिन और तीसरा युद्ध होना था उसको जापान के साथ, लेकिन अभी वो उलझा हुआ है जापान के साथ ही पहले युद्ध की तरह। ताइवान तो है ही, और यहाँ पे साउथ चाइना सी में बड़े इंटरेस्टिंग से डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, और चीनी नेवी का जो भी कैपेबिलिटी है, ये तो फिलीपींस जैसा छोटा देश भी उसको है ना चाबी लगा देता है, और जापानीज और सॉरी चाइनीज नेवी का एक जहाज दूसरे जहाज को से टकरा जाता है। तो इंटरेस्टिंग टाइम्स हैं। ये थी खबरें इस हफ्ते तक। इंतजार कीजिए अगले हफ्ता तक। तब तक जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।